नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के हम अर्थशास्त्र यानी कि जिसे हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं, इस चैप्टर का पूर्ण ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाजे से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस क्लास को पूरी तरह से देखिए और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको कन्फर्मली आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको उस एग्ज़ाम सेंटर में यदि 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उस एग्ज़ाम सेंटर में आपको किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सबको मैं बता दूं कि यदि आप हमारे इस क्लास में बताया कि सभी 50 ऑब्जेक्टिवों को सही तरीके से याद कर लेते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपसे एग्ज़ाम हॉल में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला इस चैप्टर से नहीं है। इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। यदि आपका सपना है 2026 के 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में 450 मार्क्स लाने का और अपने स्टेट में टॉप करने का, तो आप हमारे इस चैनल एजुकेशनल चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। आप देखिए, हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ, जो मैं अभी नोट में आपको बताने वाला हूँ, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी जो बताऊँगा उसमें आपका 50% ऑब्जेक्टिव इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारे क्लास 12th में इकोनॉमिक का 2 बुक है। बुक हमारा जो फर्स्ट है, इसमें हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखिए, जब भी हम किसी क्षेत्र या फिर किसी भी वस्तु का एक किसी एक एक करके यानी कि इकाई रूप से अध्ययन करते हैं किसी भी क्षेत्र का, तो उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में रखते हैं। यानी कि जब भी हम मान लीजिए कोई एक देश है और इस देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, अब इन सारी कंपनियों को जब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, एक विशिष्ट उत्पादन का करें या फिर एक विशिष्ट फॉर्म का करें या फिर एक किसी व्यक्ति का विशेष रूप से एक किसी व्यक्ति का अध्ययन करें, तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग मात्र एक एक करके किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, चाहे वो कितनी बहुत सारी नदियाँ हो। तो जब हम एक एक करके किसी नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। किंतु वहीं समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि बुक 2 में जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी बात करें तो वो हमारा पहला जो है वो इसमें हम लोग पूरे एक किसी समष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पूरा देश है और उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारी नदियां हैं। जब हम इन सब के बारे में या फिर इनमें से किसी जितनी भी नदियां हैं, उन सब नदियों का एक साथ अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि संपूर्ण रूप से जिस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे, जिस चीज़ के बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे, तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होगा। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग इकाई रूप से अध्ययन करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को एक एक करके अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो हमें पूरे किसी एक पूरा समुदाय के एक साथ बोध कराता है, यानी कि पूरे समुदाय में जितनी भी चीज़ है, जितने भी एक रूप में है, उन सब को हम एक साथ पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, और जब हम इन सारी नदियों को एक साथ पढ़ेंगे, चाहे वो कोसी, गंगा, गंडक, यमुना, सरस्वती, जो भी नदी है, उन सबको यदि हम एक साथ अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में आ जाता है। किंतु वही जब हम एक एक करके नदियों को अध्ययन करेंगे, तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो आई होप कि आपको बुक फर्स्ट वाला जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समझ में आ गया होगा, और बुक सेकंड जो 12th क्लास में है समष्टि अर्थशास्त्र, उसके बारे में अध्ययन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस क्लास ऑब्जेक्टिव के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मैं अभी जो बताया हूँ वो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपका 50% ऑब्जेक्टिव यहीं से कंप्लीट हो जाएगा यदि आपने इसको ध्यानपूर्वक देख लिए हो। तो चलिए हम
हम लोग आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो हमने अभी आपको बताया हो कि 12th क्लास में 2 बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक करके किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय, यानी कि मान लीजिए ये पूरा भारत है ना, ये पूरा भारत है। इस पूरे राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र मतलब एक पूरा देश, जब हम पूरे राष्ट्र के बारे में एक साथ किसी राष्ट्र का अध्ययन करेंगे, आय का अध्ययन करेंगे, यानी आय मतलब पैसों, जब पूरे राष्ट्र के आय का अध्ययन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक एक करके किसी व्यक्ति के आय का अध्ययन नहीं किया है, पूरे राष्ट्र भर का आय किया है एक साथ समष्टि रूप से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समष्टि अर्थशास्त्र में चला जाएगा। पूरा राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि राष्ट्रीय उत्पादन, ये पूरा राष्ट्रीय उत्पादन का बात करने लगा है। तो ये भी संपूर्ण रूप से समस्त राष्ट्र के बारे में बताया है, तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र में चलाया जाएगा। किंतु सी ऑप्शन देखिए, तो सी ऑप्शन हमारा है एक विशिष्ट फॉर्म। और मैंने आपको क्या बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक विशेष रूप से किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, एक एक करके इकाई रूप से। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसका अध्ययन विषय जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक विशिष्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर हमें मात्र एक किसी फॉर्म का बारे में बताया जा रहा है और किसी एक फॉर्म को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। यानी कि ये जो निजी और सार्वजनिक है, ये दोनों का मिश्रण किस व्यवस्था में होता है। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। और यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होती है पूंजीवादी में, तो जितने भी वस्तुएं होती है देश में, जितनी भी सामग्रियाँ होती है, उस सारे वस्तुओं पर, सारी अर्थव्यवस्थाओं पर वहाँ के निजी व्यक्ति यानी कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में होता है, सरकार के हाथों में नहीं होता है। तो इस व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। बी ऑप्शन है हमारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो ये रूस में है। और इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, जितनी भी भूमियाँ हैं, जितनी भी ऑल रिसोर्सेस है, उन सब पर यहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता है, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ तक कि यहाँ पे एक पैसों का भी लिमिट बनाया गया है कि कोई व्यक्ति इस धन के मुताबिक ज़्यादा पैसों को एकत्रित नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस आखिरी से ज़्यादा धन को एकत्रित करता है रूस में, तो वहाँ की संपत्तियाँ सभी सरकार की हो जाएगी। तो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। किंतु हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व है, किसमें दोनों पाया जाता है, दोनों आधा आधा लिया गया है। तो वो जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, तो हमारे प्यारा भारत देश में है। तो भारत देश में किस प्रकार की व्यवस्था है ये पूछ ले तो आपको भारत देना है। तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था है। और मिश्रित व्यवस्था में ही निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है। अब देखिए, आर्थिक वस्तु किसे कहते हैं वो देख लीजिए। देखिए, ऐसी वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं और उस वस्तु का मार्केट में कोई महत्व होता हो, कोई मूल्य होता हो, किसी प्रकार से उस पर टैक्स लगा हो, तो उस वस्तु को हम लोग आर्थिक वस्तु कहते हैं। तो आर्थिक वस्तु में सूर्य का रोशनी, ये तो भाई भगवान द्वारा, प्राकृतिक द्वारा दिया गया है, हमारा सब इंसान के पास है और इसका मार्केट में कोई बिक्री नहीं होता है, तो इस पर आर्थिक वस्तु नहीं होगा। हवा, ये भी प्राकृतिक द्वारा दिया गया है और ये सब के पास मौजूद है और इसे बेचा नहीं जाता है। नदी का पानी, वो फिल्टर पानी जो होता है उसको बेचा जाता है, किंतु नदी का पानी, इसे भी नहीं बेचा जाता है और नदी का पानी को भी नहीं बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पे टेलीविज़न जो है, ये एक ऐसी वस्तु है जिसको मार्केट में बेचा जाता है और इस पर टैक्स भी हम लोग देते हैं। तो ये जो है, ये हमारा आर्थिक वस्तु आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं नोट बनाया हूँ जिसे हम छू सकते हैं एवं बाजार में उस वस्तु का महत्व हो, यानी कि कीमत हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक वस्तु कहेंगे। क्या, आर्थिक वस्तु कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसके लिए काम करता है। तो हम लोग जो है, हम किस लिए काम करते हैं भाई, ऑफकोर्सली हम लोग जो काम करते हैं वो हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास है भोजन के लिए। हाँ भाई, भोजन के लिए तो करेंगे ही, क्योंकि इंसान
क्यों कार्य करता है? तो अपने खुद को आवश्यकता जो है भोजन उसको पूर्ति करे, वस्त्र की पूर्ति करे, आवास यानी कि घर बना के रहे, इन सब को पूर्ति करे। तो ये तीनों क्या है? हमारी आवश्यकता है। तो आवश्यकता, और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी कि ये सारी जो आवश्यकता है इन सब आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी आवश्यकता है यानी कि हमारी जो आवश्यकता है वो किस प्रकार की है? क्या सीमित है या असीमित है या दुर्लभ या कम? तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, एक तराजू होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तरफ किसी सामान को लोड किया जाता है और एक तरफ किलो वजन को लोड किया जाता है। अब मान लीजिए इस तरफ हमारी आवश्यकता है ना, और इस तरफ संसाधन है जो आवश्यकता को पूरा करता है। अब देखिए, मानव की जो आवश्यकता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। आज ये आवश्यकता है तो कल वो आवश्यकता हो जाएगी। यदि उस आवश्यकता को पूरा किया जाता है तो फिर मानव के मन में एक और कोई नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो मानव की आवश्यकता जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा वो कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। किंतु जो हमारे पास संसाधन है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वो हमारे पास संसाधन सीमित है, और जो सीमित संसाधन है उसी के मुताबिक मानवों की आवश्यकता को पूर्ति किया जा सकता है। यदि एक बार मान लीजिए कि कोई संसाधन हमारे पास सीमित है और ये कभी समाप्त हो जाता है, तो उन सारे संसाधन को बनने में कितने वर्ष लग सकते हैं इसका कोई गिनती नहीं है। तो हमारी जो आवश्यकता है वो कभी भी सीमित नहीं होती है, वो असीमित होती है। और जो संसाधन है वो एक सीमित मात्रा में होती है, वो एक निश्चित मात्रा में होती है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन है, हमारी आवश्यकता होती है तो वो असीमित होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। और वहीं पूछ देता कि संसाधन कैसा है, तो वो हमारा सीमित है। आवश्यकता हमारी असीमित है और ये जो संसाधन है वो हमारा सीमित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है, संसाधन होते हैं, लो मैंने आपको बताया हमारी आवश्यकता किस प्रकार की होती है? असीमित होती है, किंतु संसाधन सीमित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है, हमें चुनाव करना पड़ता है क्योंकि। आप बताइए, हमें चुनाव क्यों करना पड़ता है? हमें जो है वो चुनाव क्यों करना पड़ता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास है, आवश्यकता असीमित है। हाँ भाई, हम जानते हैं कि आवश्यकता हमारी असीमित है, इसकी कोई सीमितता नहीं है, हमेशा हमारी आवश्यकता बढ़ती ही रहती है, तो ये असीमित है। संसाधन हमारे पास सीमित है। हाँ, संसाधन तो सीमित है, क्योंकि एक बार कोई संसाधन समाप्त हो जाए तो वो कितने साल बाद बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। साधन का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। हाँ भाई, साधनों का भी वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। यदि हम साधनों का वैकल्पिक रूप से प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए करें तो वो वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। यानी कि इनमें से जो डी ऑप्शन है वो सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी हमारी जो है वो सब चुनाव करना पड़ता है कि इन सब आवश्यकताओं के कारण। तो ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। अभी हमने 1 नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन किस पे किया? व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो उसमें हम लोग किसी एक निश्चित वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, किंतु समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण रूप से किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एक कंपनी का अध्ययन कब करेंगे? मान लीजिए एक ये पूरा देश है और इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसमें से एक कंपनी का अध्ययन किस में करेंगे? मात्र एक कंपनी का, तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। एक उत्पादन का अध्ययन, वो भी व्यष्टि में आ जाएगा। एक फॉर्म का अध्ययन, वो भी व्यष्टि में आ जाएगा, क्योंकि एक एक करके किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय आय का, यानी कि ये पूरे राष्ट्रीय भर का आय जो है उसका अध्ययन कर रहा है एक साथ। तो ये समष्टि रूप से जब एक साथ कई सारे चीज़ों का अध्ययन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, यानी कि इसमें पूरे राष्ट्रीय भर की आय के बारे में हमसे डिस्कशन किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी पढ़ने के कारण ये जो नहीं है उसे पढ़ते ही नहीं है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है, तो आप ध्यान दीजिए। अर्थव्यवस्था की मुख्य 3 समस्या होती है। आप ये यदि याद रख सकते हैं ये 3 समस्या, तो आपका 2 नंबर का यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 मात्र है। कौन कौन सा? क्या उत्पादन किया जाए,
ये पहली समस्या है। क्या उत्पादन किया जाए, किस विधि द्वारा उत्पादन किया जाए, किस विधि द्वारा उत्पादन किया जाए, ये दूसरी समस्या है। और तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन करें, ये जो हम उत्पादन कर रहे हैं ये किसके लिए उत्पादन करें, ये हमारी तीसरी समस्या है। तो इन तीनों को आपको याद रख लेना है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है तो क्या उत्पादन करें, ये भाई अर्थव्यवस्था की समस्या है, ये तो सही हो जाएगा। विदेशी व्यापार कैसे बढ़े, इसको रहने दीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए, किस विधि से उत्पादन करें, यानी कि किस विधि से हम लोग उत्पादन करें, यानी कि कैसे उत्पादन करें, तो ये भी है केंद्रीय समस्या। डी देख लेते हैं, किसके लिए उत्पादन करें। भाई ये तीनों आवश्यकता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, किंतु विदेशी व्यापार कैसे बढ़े ये हमारी आवश्यकता नहीं है, केंद्रीय समस्या नहीं है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विदेशी व्यापार कैसे बढ़े। तो तीन समस्या में है, हमने आपको बता दिया। हो सके तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको कोई सब्जेक्टिव के तौर पर भी 2 नंबर और सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये क्या है, किस प्रकार का अध्ययन है। तो ये देखिए, ये एक फॉर्म का अध्ययन है। हाँ भाई, एक फॉर्म का अध्ययन करता है, क्योंकि ये एक एक करके अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक उपभोक्ता का, हाँ भाई, एक एक करके यदि किसी उपभोक्ताओं का अध्ययन कराया जाता है एक एक करके, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। व्यक्तिगत फॉर्म, यानी कि व्यक्तिगत फॉर्म मतलब इकाई रूप से फॉर्म, तो एक एक करके किसी फॉर्म का अध्ययन करते हैं तो वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। यानी कि इनमें से सभी जो है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक एक करके हम लोग उत्पादन का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, फिर से इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो मैंने आपको शुरू में नोट्स के रूप में बताया था, वो यदि आप देख लेते हैं तो आपका 50% जो डाउट है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो इस चैप्टर से करेक्टली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पूछा गया है, समष्टि नहीं व्यष्टि। तो यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई, हाँ भाई ये है। आर्थिक सामग्री ये नहीं होगा। राष्ट्रीय आय, ये तो पूरा राष्ट्रीय संपूर्ण रूप से अध्ययन करा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, उत्पादन के तकनीक के चयन का अर्थ है, यानी कि उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है। तो उत्पादन का तकनीक जो है वो किस प्रकार का चयन होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, क्या उत्पादन करें, ये समस्या होती है। ये केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की, कैसे उत्पादन करें। हाँ, उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है, यानी कि हम लोग किस प्रकार से उत्पादन करें किसी वस्तु का, कैसे उत्पादन करें। तो ऑप्शन जो बी हमारे पास है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कैसे उत्पादन करें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है, उत्पादन संभावना वक्र में मूल बिंदु की ओर, यानी कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र होती है कुछ इस प्रकार से, ये जो है ये 2 प्रकार की वस्तुओं को दर्शाता है। पहले तो यहाँ पे अवतल दर्पण, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, समतल, उत्तल, अवतल, ये सब जो दर्पण होता है उस प्रकार से यहाँ पे इस संभावना वक्र में एक अवतल दर्पण जैसा बना होता है। ये अवतल दर्पण का आकार का दिखता है, और यहाँ पर 2 स्थिति पैदा होती है। ये इसलिए संभावना वक्र बनाया जाता है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि किस प्रकार से उत्पादन करना है। मान लीजिए एक तरफ हमें चावल उत्पादन करना है तो दूसरी तरफ हमें गेहूं उत्पादन करना है। अब मान लीजिए हमें किसका उत्पादन करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हमें चयन करना है। चयन किस प्रकार करना है, कैसे 2 वस्तुओं का उत्पादन करें, किस प्रकार से किसी एक वस्तु का उत्पादन करें, किसका उत्पादन करें, तो इसमें हमें चयन करना होता है। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र बनाया गया है वो अवतल आकार का होता है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र में मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, तो देख लीजिए अवतल होता है। हाँ भाई, ये तो होता ही, अवतल होता ही है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र अवतल होता है। दोनों वस्तुओं की उपलब्धता चुनाव की सूची को बतलाता है। आप देखिए, हमने आपको यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र में 2 चयन वस्तु बताया है, चावल का करो या फिर गेहूं का करो, कोई एक चयन करो, ये भी है। इसे रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है, यानी कि जो ये जो है
ये उत्पादन संभावना वक्र जो है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रूपांतरण रेखा। तो इस उत्पादन संभावना वक्र को हम लोग रूपांतरण रेखा नाम से भी जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो है वो हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधारित निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि कौन सी अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र निर्णय लिया जा सकता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या इनमें सभी। तो हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये व्यवस्था में हम लोग पूरी तरह से मूल्य संयंत्र का आधारित निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती है, जो भी संसाधनें होती है, उस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, इनमें से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। फिर से नेगेटिव सेंटेंस है, किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत फर्म का, हाँ भाई, एक एक करके अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत फर्म में, ये तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय है। व्यक्तिगत उद्योग, यानी कि एक एक उद्योग के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी करते हैं। एक उपभोक्ता, एक एक करके उपभोक्ताओं का भी अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। बेरोजगारी, अब देखिए बेरोजगारी जो है वो एक निश्चित बेरोजगारी के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ यहाँ पे दिया गया है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी में एक थोड़ी ना व्यक्ति है, कितनी बेरोजगारी है, कौन कौन सी बेरोजगारियाँ हैं, कितनी सारी बेरोजगारियाँ हैं। तो ये पूरी रूप से एक पूरा एक बहुत सारे चीज़ों के बारे में बेरोजगारी का अध्ययन करवाता है। तो संपूर्ण रूप से अध्ययन करवाएगा ये बेरोजगारी। तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। यानी कि ये जो ऑप्शन डी जो है बेरोजगारी, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है, निम्न में से कौन उत्पादन के साधन नहीं है। अब देख लीजिए, उत्पादन के साधन जो है वो मुख्य रूप से सिर्फ 5 है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी 2 नंबर सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, निम्न में कौन उत्पादन के साधन नहीं है। तो उत्पादन के साधन जो है वो मात्र 5 है। कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, श्रमिक है और उद्यमी है। तो देखिए ये 5 जो है, ये 5 उत्पादन के साधन हैं। यही 5 के द्वारा हम लोग उत्पादन करते हैं किसी भी वस्तु का। तो ये मुख्य रोल निभाते हैं उत्पादन में। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, नहीं है, कौन उत्पादन के साधन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है भूमि है भाई, क्योंकि ये रहा भूमि, ये तो होगा। इसके बाद श्रम, तो श्रम ये भी है। उसके बाद पूंजी ये भी है, किंतु ये जो मुद्रा है इसकी कोई भी स्थिति इसमें पैदा नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि उत्पादन के साधन डी मुद्रा नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल, यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ये जो है वो हमारा ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जो है इसकी ढाल जो होती है, ये वाली जो ढाल है, ये जो ढाल है ना, ये ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये इस प्रकार से इधर आई हुई है, तो ये ऋणात्मकता को दर्शाती है। तो ये ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में है, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है। यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारी आर्थिक समस्या है। तो सीमित संसाधन, क्या ये हमारी आर्थिक समस्या है, या फिर अनंत लाभ, क्या ये हमारी आर्थिक समस्या है। ऑप्शन सी हमारे पास है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधन का उत्कृष्ट उपयोग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो आर्थिक समस्या होती है वो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारी आवश्यकता संसाधनों द्वारा ही पूरी होती है। और यदि संसाधन में कोई एक सीमितता लग जाए, यदि संसाधन ही हमारी आवश्यकता को पूरे करने वाला संसाधन ही है वो कम है, तो उसकी आवश्यकता को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हमारी जो आर्थिक समस्या है वो कौन सी है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिएगा। उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र पूछा गया है, जो कि इस प्रकार से बनाया जाता है। देख लीजिए, इस उत्पादन संभावना वक्र के
किसी एक बिंदु, यानी कि यहाँ पे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तीनों बिंदु है, तो किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या का हल होगा। यानी कि हम इस उत्पादन संभावना वक्र में किसी भी एक केंद्र बिंदु को यदि हम चयन करते हैं तो वो किस समस्या को सुलझाएगा, तो वो जो है वो हमारा क्या उत्पादन करे इस समस्या को सॉल्व करेगा। क्योंकि इसमें हमारी जो क्या उत्पादन करे, हमारे पास कितनी समस्या है ये याद रखिए, हमारे पास 3 समस्या है जो हमने आपको बताया है। कौन कौन सी है? क्या उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे तथा किस विधि से उत्पादन करे, ये तीनों आपको याद रखना है। तो हमसे पूछा गया है मूल बिंदु, यानी कि एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या का हल होगा, तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन ए जो है क्या उत्पादन करे इसी का हल होगा। तो किस केंद्रीय समस्या का हल है चयन करना, तो हम गेहूं उत्पादन करें या फिर चावल उत्पादन करें, तो इसमें क्या उत्पादन करें इसी का हल ये चयन का एक हल होता है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, यानी कि उत्पादन पर किस व्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो हमने आपको बताया कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, और वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ों पर सरकार यानी कि गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए किस नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी है, तो विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो हमने आपको बताया है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है इसका आकार ये जो है अवतल आकार का होता है, किंतु इसका मूल आकार जो है वो नतोदर भी कहते हैं हम लोग, और रूपांतरण रेखा के नाम से भी हम इस अवतल उत्पादन संभावना वक्र को जानते हैं। तो नतोदर ऑप्शन जो बी हमारे पास है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है। अभी हमने आपको बताया कि इसका आकार कैसा है, तो नतोदर है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि नतोदर किस कारण से है, क्या बढ़ती अवसर लागत से है या फिर घटती अवसर लागत से, या समान अवसर लागत से, या ऋणात्मक अवसर लागत से। तो ये जो नतोदर आकार का होता है वो हमारी जो बढ़ती आवश्यकता है हमारी उसी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो होती है। तो देखिए हम लोग 3 समस्या आपको बताए हैं, कौन कौन से, क्या उत्पादन करें ये रहा ऑप्शन ए, कैसे उत्पादन करें ये है, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए, यानी कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसको इस वस्तु का लाभ दिया जाए। तो ऑप्शन डी जो है इनमें सभी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तीनों समस्या जो है वो तीनों समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है माइक्रोज निम्नांकित में से किससे संबंधित है। ये जो माइक्रोस है ये किससे संबंधित है, ये किस भाषा का शब्द है वो पूछ रहा है हमसे। क्या ये अरबी का शब्द है या फिर ग्रीक भाषा का शब्द है, या अंग्रेजी या जर्मनी। तो ये जो माइक्रोस है ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ ये रहा, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अध्ययन विषय है। ये जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है ये किसका अध्ययन विषय है, तो हम लोग सूक्ष्म रूप से किसका अध्ययन करते हैं, तो कम कम एक एक मात्रा में करते हैं। मूल्य का निर्धारण करना करते ही है, उत्पादन फलन ये भी करते हैं, क्योंकि उत्पादन जितना भी होता है उसका फलन करना हमारा ही कर्तव्य होता है इकाई रूप से, सूक्ष्म रूप से छोटे छोटे इकाई के रूप में। वितरण और उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, अब जितने भी उत्पादन किए हैं वस्तुओं का उसका वितरण करेंगे एकदम कुशलता रूप में। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अध्ययन विषय ये सभी है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि समग्र का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का समष्ट रूप से, किसी भी चीज़ का पूरी तरह से एक एक नहीं, एकदम एक लाइन सभी का बिल्कुल
एक साथ अध्ययन किस में करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में समष्ट रूप से अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है सभी आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण है, यानी कि जितनी भी आर्थिक समस्या होती है उसका प्रमुख कारण क्या है, तो ये जो है ये दुर्लभ होता जा रहा है। तो यही दुर्लभता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, यानी कि एक जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका मूल उद्देश्य क्या होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य ऑप्शन देख लेते हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाना, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, या फिर ऑप्शन डी हमारे पास है अधिकतम लोक कल्याण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य वो अधिकतम लोक कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हम लोगों को पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग बाजारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यदि आपसे ये पूछ ले कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस किस नाम से जानते हैं, तो ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इन दोनों नाम से समाजवादी अर्थव्यवस्था को जानते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, तो रूस में है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, तो अमेरिका में है, जो कि सबको पता ही है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नोट के रूप में दिए थे, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो हमने आपको बता दिया है बी और सी, यानी कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 30 नंबर का, निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अब इनमें से कौन है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक स्वामित्व, सामाजिक स्वामित्व समाजवादी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यहाँ की सभी संपत्तियों पर सरकार यानी कि गवर्नमेंट वहाँ का पूर्ण रूप से नियंत्रण किया रहता है। तो बी देख लेते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता किसी के पास होती कहाँ है, कोई ऐसा स्वतंत्र है कहाँ उस समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में जो अपने मन अनुसार धन को एकत्रित कर सके, क्योंकि उनको सरकार ने एक लिमिट लगा के दिया है कि आप इस मात्रा से धन को ज़्यादा एकत्रित नहीं कर सकते हैं। यदि आपने एक निश्चित आंकड़ा के अनुसार उससे ज़्यादा पैसों का आपने एकत्रित किया, तो आपके सभी पैसों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। तो ये तो भाई आर्थिक स्वतंत्रता समाजवादी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल नहीं होती है। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, तो ये जो प्रतियोगिता की अनुपस्थिति है ये हमारा यहाँ पे गलत है। ये यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है कौन नहीं है, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पैसा रखने की अनुमति नहीं होती है। उसको एक लिमिट लगाया गया है कि वो सब कितने पैसे को रख सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा पैसे को रखते हैं तो वो सरकार अपने अंदर में ले लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगा था, उससे मैंने नहीं देखा, तो इसलिए सॉरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, निम्न में कौन अर्थशास्त्र के जनक हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अर्थशास्त्र में, ये अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। यदि आपको हिस्ट्री में पूछ ले कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको एडम स्मिथ नहीं लगाना है। हिस्ट्री में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपको चाणक्य लगाना है, जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य जी। चाणक्य जी को ही हम लोग अर्थशास्त्र के जनक मानते हैं। हाँ, यदि हिस्ट्री में पूछे तो चाणक्य ही लगाना है। और इस अर्थशास्त्र में पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो इसमें एडम स्मिथ हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चाणक्य हिस्ट्री में पढ़े हैं कि किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अगला देख लीजिए, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होती है। तो ये आपको पता है कि निजी अर्थव्यवस्था जो है वो निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें जो भी केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो वो जो है ये बाजारी तंत्र द्वारा भी होता है, योजना तंत्र द्वारा भी होता है और कीमत नियंत्रण द्वारा भी होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों एवं मात्राओं अर्थव्यवस्था की किस शाखा में निर्धारित होती है। तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों एवं मात्राएं अर्थव्यवस्थाओं की किस शाखा में निर्धारित होती है, तो वो जो है हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसी में हम लोग इन दोनों का नियंत्रण करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस में सरकार की भूमिका नहीं होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सरकार की भूमिका नहीं होती है। कानून कौन बनाता है, तो सरकार बनाता है, ये तो होगा ही। आधारभूत संरचनाओं का निर्धारण कौन करता है, सरकार ही करता है। लोक कल्याण कार्य का काम कौन करता है, तो वो भी सरकार ही करते हैं। किंतु लाभ कमाना ये सरकार का दायरे में नहीं आता है, लाभ वे निजी व्यक्तियों को देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है। फिर से आ गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण चीज़ों के बारे में एक साथ अध्ययन करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं और इसका एक साथ जब अध्ययन करेंगे तो ये हमारा संपूर्ण रूप से समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारे पास है, व्यक्तिगत उत्पादन। ये एक एक करके व्यक्तियों का उत्पादन का अध्ययन कराएगा, तो ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, समष्टि में नहीं आएगा। व्यक्तिगत कीमत ये भी व्यष्टि में आएगा, व्यक्तिगत आय ये भी व्यष्टि में आएगा, समष्टि में नहीं आएगा। लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, कीमत और स्तर ये जो है ये संपूर्ण रूप से अध्ययन करवा रहा है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें इन चारों ऑप्शन में हम किसका अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का करते हैं, कुल जन उत्पादन का। यहाँ पे व्यक्तिगत उत्पादन नहीं दिया हुआ है, कुल उत्पादन दिया हुआ है। तो कुल मतलब समस्त रूप से उत्पादन का अध्ययन किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। पूर्ण जनगणना, पूर्ण जनगणना का अध्ययन किस में करेंगे, यानी कि पूरा संपूर्ण रूप से जनगणना किस में अध्ययन करेंगे, तो समष्टि अर्थशास्त्र में। यानी कि तीनों ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि इनमें सभी ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बी ऑप्शन जो है कीमत सिद्धांत, इस नाम से व्यष्टि अर्थशास्त्र को जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये नामक पुस्तक जो है ये किसकी रचना है। ये जो द वेल्थ ऑफ नेशन है ये पुस्तक एडम स्मिथ की है, और यही एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, जिन्हें हम लोग अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं इकोनॉमिक में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। फिर से नेगेटिव है, कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो चिकित्सक कार्य, ये तो है, चिकित्सा कोई कार्य करता है तो उससे मुनाफा होगा, और मुनाफा होगा तो वो आर्थिक कार्य हो जाता है। वस्त्र का बिक्री करना ये भी हो जाएगा, क्योंकि कोई खरीद बिक्री करेगा तो उससे मुनाफा आय बढ़ेगा देश का, तो ये भी है। इसके बाद बी ऑप्शन हम देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा स्वयं अपने बच्चों को पढ़ाना। अब देखिए, कोई एक शिक्षक है और वो खुद ही अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने ही संतान को पढ़ा रहे हैं, तो उससे वे थोड़ी ना अपने ही बच्चों से पैसे लेंगे। तो ये पैसे नहीं लेंगे तो आय का स्तर नहीं बढ़ेगा, यानी कि आर्थिक क्रिया वो नहीं होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाँ, समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल से समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि पेड़ पौधों का। समष्टि अर्थशास्त्र एक जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि पेड़ पौधों का, जिससे जंगल बना है। ये कथन किसका है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि हम लोग एक किसी पूरे चीज़ के बारे में एक रूप से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा गार्डनर एकली बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन्होंने ही इसका इस स्टेटमेंट को दिया है। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग बता दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।